हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला पेपर है और जितने भी वीडियो दे रहे हैं सारे के सारे वीडियोस को आपको पढ़ना है, पढ़ के ही जाना अपने बोर्ड में। टारगेट 11 अप्रैल 2 बजे से पेपर में 100 में 100 स्कोर करना, 70 में 70 एकदम लेके आना है, फोड़ के लेके आना है। कोई टेंशन नहीं लेना है, अच्छा नंबर हम लोग को लेके आना है। बस आपको मेहनत करना है ज़बरदस्त तरीके से, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी, टेंशन ना लीजिए। बस आप लोग को इसी तरीके से आप मेहनत करते रहना है और अच्छा नंबर स्कोर करना है अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं हुई कहीं से भी। चलिए, 3 घंटे 15 मिनट के समय और 70 नंबर आपका टारगेट रहेगा ले आने के लिए। और सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके बोर्ड में आएंगे। बोर्ड वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने हैं और प्रीवियस ईयर के पेपर, जी हाँ, जो पिछले साल आपके पेपर में आते हैं सबसे ज़्यादा हम लोग उनको कवर करेंगे क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके पेपर के लिए। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न कवर करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, क्या है? शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र नहीं है? इसमें से कौन सा सूत्र है जो कि शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए नहीं है? कौन सा सूत्र इसमें से शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए नहीं है? कई सारे ऑप्शन है, इसमें से आपको राइट ऑप्शन आपको देना रहेगा और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपको कवर करना रहेगा, ठीक है। चलिए, टी हाफ अनुक्रमानुपाती अल्फा, टी हाफ अनुक्रमानुपाती 1/अल्फा, टी हाफ अनुक्रमानुपाती 1/अल्फा स्क्वायर, या फिर ए भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ए भी दिखा सकते हैं या फिर अल्फा से प्रदर्शित कर सकते हैं, या फिर टी हाफ अनुक्रमानुपाती ए के पावर 0। तो शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए कौन सा सूत्र सही है? तो है टी हाफ अनुक्रमानुपाती ए के पावर 0। जो ए के पावर 0 होती है यह शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए सही सूत्र है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, क्लोरीन का प्रबलतम ऑक्सीकारक अम्ल है। क्लोरीन जो है इसका प्रबलतम ऑक्सीकारक अम्ल कौन सा? इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, HClO2, HClO4, HClO, HClO3। तो क्लोरीन का प्रबलतम ऑक्सीकारक अम्ल कौन सा है? तो जो क्लोरीन का प्रबलतम ऑक्सीकारक अम्ल है वह आपका है HClO4। HClO4 क्या है? क्लोरीन का प्रबलतम ऑक्सीकारक अम्ल है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न क्या है? क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या है, क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या निम्नलिखित में से क्या है? +1 है, -1 है, -2 है, या फिर +2 है। तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण जो संख्या होती है वो -1 होती है। -1 किसकी होती है? क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न क्या है? जटिल यौगिक Fe2O5NO में Fe के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। जटिल यौगिक क्या है? Fe2O5NO में Fe के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों संख्या क्या है? 2, 3, 4, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जटिल यौगिक Fe2O5NO में Fe के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों जो संख्या है वो कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। अगला प्रश्न यहाँ पे, फिनाल का 0.20% या फिर प्रतिशत विलयन निम्नलिखित में से किस रूप में कार्य करता है? तो फिनाल का जो फिनाल होता है इसका 0.20% विलयन निम्नलिखित में से किस रूप में कार्य करता है? एंटीसेप्टिक, प्रतिऑक्सीकारक, ज्वरनाशक या एंटीबायोटिक। तो फिनॉल का 0.20% विलयन में किस रूप में कार्य करता है? तो वो कार्य करता है एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है? एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करता है। उसके बाद आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। जी हाँ, काफ़ी आईएमपी वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके बोर्ड में आएंगे। केवल उन्हीं प्रश्नों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करना जो कि आपके पेपर में आए ही ना। क्या मतलब उन प्रश्नों को पढ़ के जो कि आपके पेपर में बनेंगे ही नहीं या फिर पूछे ही नहीं जाएंगे? कोई मतलब है? बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे है, एल्कोहलों की जल में विलेयता लिखिए। एल्कोहलों की जल में विलेयता आपको लिखना है। तो उत्तर क्या लिखेंगे एल्कोहल में जल की विलेयता का? प्रथम 3 सदस्य जल में अधिक मिश्रित होते हैं लेकिन अणुभार बढ़ने पर जल में विलेयता घटती है। प्रथम 3 सदस्य जल में अधिक मिश्रित होते हैं लेकिन अणुभार बढ़ने पर जल में विलेयता घटती है। जल में विलेयता हाइड्रोजन आबंध बनने के कारण होती है क्योंकि अल्कोहल तथा जल में उपस्थित OH समूह
अत्यधिक ध्रुवित होती हैं और उच्च सदस्यों में प्लस आयोडाइड यानी कि आई प्रभाव के कारण OH समूह क्या होते हैं, कम ध्रुवित होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, प्रश्न क्या है, आणविक सूत्र C4H10O वाले सभी संभव ईथर के संरचना का सूत्र लिखिए। तो आणविक सूत्र C4H10O वाले सभी संभव ईथर के संरचना का सूत्र आपको लिखना है। तो सबसे पहला क्या है, डाई एथिल ईथर का सूत्र क्या होता है, C5C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। ये किसका सूत्र है, डाई एथिल ईथर का। CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये किसका है, मेथिल एन प्रोपिल ईथर। किसका है, मेथिल एन प्रोपिल ईथर का है। उसका हम यहाँ पे कुछ और अलग से मैंने प्रश्नों को जोड़ा है। मैंने बोला ना कि हर एक वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी और तोड़ के आपको पूरा नंबर लेके आना है। जी हाँ, टारगेट 70 में 70, हमारा 11 अप्रैल, मेन फोकस 11 अप्रैल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा नंबर ले आने के लिए आपका अंतिम मौका है और अंतिम मौका में आपको अंतिम चौका लगाना है। ठीक है, तो कोलराउस का नियम क्या है, इस नियमानुसार, कोलराउस के नियमानुसार किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। कोलराउस के नियमानुसार क्या लिखेंगे, किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। यदि प्रत्येक चालकता पद को विद्युत अपघट्ट सूत्र में उपस्थित संगत आयनों की संख्या से गुणा किया जाए तो आपका हमारा ये प्राप्त होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना, इसका क्या है फार्मूला। और कोलराउस का जो नियम है यह काफ़ी IMP वाला है और ये आपकी हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है, इसको आप नोट कर लीजिए। अभी एक वीडियो आएगी जो कि आपके पेपर से पहले होने वाली है, ज़बरदस्त वीडियो रहेगी। सारे वीडियो बहुत ही तगड़ी होने वाली हैं, इसलिए आपको पढ़ते रहना है। कोई कहीं से भी आपको प्रॉब्लम आ रही है बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, कहीं से भी आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। जो आपकी तैयारी है सबसे बेहतरीन करवाएंगे। SKM स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल फ्रॉम UP बोर्ड। ठीक है, और सपोर्ट जरूर करना है। अगला यहाँ पे मानक इलेक्ट्रोड विभव व इलेक्ट्रोड विभव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव इलेक्ट्रोड विभव क्या है व इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। तो किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे दिखाते हैं, E0 से प्रदर्शित किया जाता है। किसे दिखाते हैं, E0 से मानक इलेक्ट्रोड विभव को प्रदर्शित करते हैं। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव को किससे प्रदर्शित किया जाता है, आपको सीधा बता देना है कि सर जी मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग E0 से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है, यहाँ तक चीज समझ में आ रही है। तो हम लोग आगे की ओर चलिए आगे की ओर चलें। यहाँ पे है आपका अगला, क्या है यहाँ पे अगला है यहाँ पे इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध। इलेक्ट्रोड विभव यानी कि E और मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 में संबंध। माना समीकरण ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, धातुआयन ले रहे हैं, क्योंकि ये धातु है। जब यहाँ से यह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन दिया था, अब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो क्या बन जाएगा, धातु बन जाएगा, यम हो जाएगा। क्योंकि ये त्याग किया था यम प्लस था, अब ये वापस ले लिया 1 इलेक्ट्रॉन, तो प्लस और माइनस उदासीन हो गया तो क्या बन गया, एम बन गया। नष्ट का समीकरण देखेंगे। नष्ट समीकरण E बराबर E0 माइनस 2.303 RT/NF इंटू log 10 1/m प्लस mn प्लस, जहाँ पे क्या है इलेक्ट्रोड विभव है, जहाँ पे क्या है इलेक्ट्रोड विभव है, E0 मानक इलेक्ट्रोड विभव है, R क्या आपका गैस नियतांक है, T क्या है परमताप है या फिर ताप कह सकते हैं टेम्परेचर, F क्या है फैराडे नियतांक। फैराडे नियतांक में कितना मोल होता है, 96,485 कूलाम मोल इनवर्स होता है। अगला यहाँ पे N इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है और M प्लस क्या है विलयन में धातु आयनों की
सक्रियता है। अगला यहाँ पे वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण एवं उपयोग लिखिए कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी के क्या क्या लक्षण हैं और इसके क्या क्या उपयोग हैं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी के क्या क्या लक्षण हैं और क्या क्या उपयोग हैं, इसको आपको यहाँ पे बताना है। और जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, हम केवल उन्हीं को ही डिस्कशन करेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, और होगी भी नहीं। बिल्कुल भी आप टेंशन ये मत लीजिएगा कि आपको कहीं से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जितना भी रहेगा हम आपको समझा के पढ़ाएंगे, ठीक है ना। जितना भी रहेगा, आपका कहीं से भी कोई भी डाउट आ रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन ही रहता है। बस आपको मेहनत करना है, हमारे साथ जम के तैयारी करनी है अपनी बोर्ड एग्जाम की, और अच्छा नंबर लेके आना है। अगर अच्छा नंबर स्कोर करना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना यार। मेहनत करेंगे तभी कुछ होने वाला है, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी सोच लीजिए होने वाला नहीं है। क्लियर है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी को आपको बताना है। विभिन्न धातु तथा उपधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभवों, अपचयन विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है? लक्षण उपयोग लिखने के लिए आ जाएगा, क्या लिखेंगे? विभिन्न धातु तथा अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभवों यानी कि अपचयन विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण क्या क्या है? सबसे पहला लिखेंगे, श्रेणी के ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता घटती है, जबकि नीचे से ऊपर जाने पर अपचयन क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण में क्या लिखेंगे? सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, श्रेणी के ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता घटती है, जबकि नीचे से ऊपर जाने पर अपचयन क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। क्लियर है। अगला यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, एनिलीन की एसिटिल क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ होने वाली रासायनिक क्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो जब हम लोग एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करवाते हैं, किसका? एनिलीन का, तो क्या प्राप्त होता है? एन फेनिल एसिटेमाइड प्राप्त होता है। यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है C6H5 NH साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। तो जो C6H5 NHCOCH3 है, ये आपका क्या है? एन फेनिल एसिटेमाइड। कब बना? जब हम एनिलीन यानी कि C6H5NH2 की क्रिया एसिटिल क्लोराइड यानी कि CH3COCl से कराते हैं तो एन फेनिल एसिटेमाइड बनता है। और जब हम लोग कार्बन डाइसल्फाइड के साथ क्रिया कराते हैं, किसकी? अपनी एनिलीन की, तो क्या बनता है? तो यहाँ पे बनता है एस फेनिल थायोयूरिया। ठीक है, किसकी उपस्थिति में? KOH और H2S की उपस्थिति में। अगला है, निम्नलिखित अभिक्रिया में ए की पहचान करना है। यहाँ पे जो ए क्या बनेगा? तो यहाँ पे बनेगा आपका एथिल आइसोथायोसाइनेट। एथिल आइसोथायोसाइनेट बनेगा CH3 C3H5NCS। ठीक है। अगले यहाँ पे लघुत्तरी प्रश्न है। लघुत्तरी प्रश्न में क्या प्रश्न है? यहाँ पे लघुत्तरी प्रश्न में है कि प्रोटीन के मुख्य स्रोत एवं मानव शरीर के लिए इसकी उपयोगिता लिखिए कि प्रोटीन का क्या क्या उपयोग है मानव शरीर के लिए, इसके मुख्य स्रोत क्या क्या है। तो प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या है? दूध है, अंडा है, दालें है, मछली है, मांस है इत्यादि जितने भी हैं ये आपके प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। जैसे कि मुख्य तत्व इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? दूध, अंडा, दाल और मछली मांस में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर इत्यादि होते हैं। ये आपके मुख्य तत्व इस प्रोटीन में उपस्थित होते हैं। अगला है, प्रोटीन का महत्व और उपयोगिता क्या है? तो प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रोटीन हमारे शरीर में नए ऊतकों का निर्माण करने में क्या करता है? सहायता करता है तथा पुराने ऊतकों के टूट फूट को भी ठीक करता है। प्रोटीन हमारे शरीर में ऊर्जा भी प्रदान करती है। ये हमारे शरीर में pH भी ठीक करती है। और जब प्रोटीन हमारे शरीर में पहुंचता है तब HCl अथवा पेप्सिन नामक एंजाइम द्वारा एमिनो अम्लों में जल अपघटित हो जाते हैं। ये अम्ल रुधिर वाहिकाओं द्वारा रुधिर में अपशोषित हो जाते हैं और रुधिर के प्रवाह के साथ शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं। तो ये जो पेपर है, मॉडल पेपर मैंने यहाँ पे सेट किया है आपके लिए, काफ़ी IMP वाला है, इसको तैयार कर लीजिए। और जो भी वीडियो आने वाली सारी वीडियो देख के जाइए, 100% गारंटी 70 में 70 स्कोर करेंगे। चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।